बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 और उसका लेक्चर नंबर 5 है। लास्ट टाइम चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हमने इसकी एक्सरसाइज के बारे से बात करनी है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। तो एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। पेज आपने खोलना है 189। आप साथ साथ निशान लगाते जाइएगा बुक के ऊपर, ठीक है। तो एमसीक्यूज है जी, पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज। उसमें से पहला जो एमसीक्यूज है वो क्या है? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट। देखें, एटम्स में सेम मतलब एटम्स तो उनके सेम हैं, लेकिन डिफरेंट क्या होते हैं? एटॉमिक मास उनका डिफरेंट होता है। वो ए वाला आंसर होगा इसका, ठीक है जी। ए पार्ट को आपने टिक करना है। सेकंड आ जाए। सेकंड में क्या पूछा गया है? वन ऑफ द आइसोटोप यूरेनियम 92 टू 38, ठीक है। उसके टाइमिंग में द यूनिट ऑफ द मेंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने बताना, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस आइसोटोप इज आपने बताना। कैसे पता चलेगा? 238 में से 92 को माइनस कर लें आप सीधा सीधा, यानी 238 मैच नंबर है, उसमें से प्रोटॉन माइनस कर दें 92, तो आंसर आता है 146। तो 146 देखें, बी वाला आंसर होगा इसका 146, उसको टिक कर लें बी वाले को। थर्ड आ जाए। Which among the following radiations has more penetrating power? सबसे ज्यादा penetrating power gamma rays की होती है। हमने लास्ट में डिस्कस किया था, वो बी में gamma rays है, उस पर टिक लगाएं। उसके बाद आ जाए फोर्थ में। What happens to the atomic number of an element which emits one alpha particle? अगर कोई वन अल्फा पार्टिकल उसमें से एमिट हो जाता है एटम के साथ, क्या होता है भाई? वो डिक्रीज हो जाता है उसके एटॉमिक नंबर बाय 2। डिक्रीज बाय 2 देखें कौन सा है? सी वाला। सी वाला डिक्रीज बाय 2 है, उसको टिक लगाएं। नंबर 5 पे आ जाएं। द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन आइसोटोप वन डे, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द आइसोटोप आफ्टर 2 डेज? देखिए पहले दिन की उसकी पहले क्वांटिटी देखें कितनी है। उसकी क्वांटिटी थी 1। अब देखें वो पहले हाफ रह जाएगी पहली हाफ लाइफ में, फिर उसका हाफ का हाफ यानी 1/4। देखिए 1/4 यानी 1 क्वार्टर। बी वाला इसका आंसर होगा, बी आंसर होगा 5 वाले का। 6 में आ जाएं। 6 में है व्हेन यूरेनियम 92 प्रोटॉन्स इजेक्ट बीटा पार्टिकल। एक बीटा पार्टिकल उसमें ऐड होगा तो हाउ मेनी प्रोटॉन? जाहिर है जी उसमें प्रोटॉन जो है वो ऐड एक हो जाएगा, यानी आपका अगर वो 92 प्रोटॉन है तो अब कितने हो जाएंगे? 93। तो 93 वाला आंसर देखिए डी वाला आंसर होगा इसका 6 का, उस पे आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट आ जाए जी 7 में। 7 में रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज ड्यू टू, किस वजह से होती है? ये पूरा टॉपिक हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसका आंसर देखें बी वाला न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इसका आंसर होगा। अब 8th वाला देखें। व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई द प्रोसेस वुड बी, प्रोसेस वुड रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी। तो आप जाहिर है जी इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, यही वाला होगा रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी, ए वाला आंसर होगा इसका। 9th वाला देखें क्या है? द रीजन कार्बन डेटिंग कब वर्क करती है? मतलब जब प्लांट या एनिमल जो है वो डाई कर जाता है, तो इसमें देखिए कौन सा? आफ्टर प्लांट और एनिमल डाइज इट स्टॉप्स टेकिंग इन फ्रेश कार्बन 14, उसको नहीं मिलती, तो तब ये स्टार्ट होता है, यानी बी वाला इसका आंसर होगा 9th वाले का। तो ये तो थी बेटा इसके सारे जो है हमारे पास अभी हमने जो डिस्कस किए, ये सारी इसके एमसीक्यूज थे। इसके बाद हम बात करेंगे भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिव्यू क्वेश्चंस का। रिव्यू क्वेश्चन जो है बेटा मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, इनके आंसर्स मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस कर दूंगा, अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा। ये आपको नोट्स की शक्ल में मेरे वीडियो जो है एक शेयर करूंगा, जिसमें नोट्स शेयर करूंगा, तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो रिव्यू क्वेश्चंस यहां पर सिर्फ आपको मैं समझा दूंगा। रिव्यू क्वेश्चंस 18.1 है सबसे पहला क्वेश्चन रिव्यू क्वेश्चंस में। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, गिव अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियाइड। तो पूछा क्या गया है कि भाई एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर आपका भाई, एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है? एटॉमिक नंबर आपका, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, किसको किसको शो करता है भाई? जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है जी। इसी तरह से आप एटॉमिक मास नंबर की बात करते हैं, तो एटॉमिक मास नंबर जो है, एटॉमिक मास, वो आपका क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वो आपका न्यूक्लियन बनता है। यानी अगर आप इसको जाहिर करना चाहें न्यूक्लियाइड की शक्ल में तो कैसे शो करेंगे? यहां पर जी ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए और ए फॉर मैस नंबर के लिए, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। आप हाइड्रोजन की दे दें 1h1, ठीक है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर कार्बन की देते हैं तो 612, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, जिसको एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18.2।
18.2 में देखिए क्वेश्चन में रीड आउट करता हूं, क्या पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेडियो एक्टिविटी, व्हाई आर सम एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव बट सम आर नॉट। ये भी हमने बड़ी डिटेल से भाई इसको डिस्कस किया था। रेडियो एक्टिविटी पहले तो प्रोसेस आपने बताना है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं, मैंने बताया था कि मोर देन, जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 82 होता है, उनसे जो है वो रेडिएशंस ऑल द टाइम रिलीज होती रहती हैं। वही जो रेडिएशंस खारिज करती हैं इस प्रोसेस को, वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। सारे प्रोसेस को हम लोग रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। तो पूछा ये गया था व्हाई आर सम एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव, वो जो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं उसका मैंने बताया है कि उनका जो एटॉमिक मास नंबर है वो मोर देन 82 है, यानी वो 82 से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, मोर देन 82 उनका एटॉमिक मास नंबर होगा। और जो लेस देन होंगे, जो लेस देन 82 जिनका एटॉमिक नंबर होगा, वो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं होते। और क्यों नहीं होते, क्योंकि ये एलिमेंट जो है ये अनस्टेबल होते हैं। इसकी रीजन बाकी नोट्स में आपको मैं सारा कुछ शेयर कर दूंगा। ये आपके न्यूक्लियाई जो है आम कंडीशन में स्टेबल होते हैं, ठीक है जी, ये फर्क होता है। उसके बाद आ जाए 18.3 की तरफ। 18.3 में क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ कैन बी मेक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर्टिफिशियली डिस्क्राइब विद सुटेबल एग्जांपल। यानी आप आर्टिफिशियली कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि इसमें आप बम्बार्डमेंट कर सकते हैं प्रोटॉन की, ये हमने पूरा टॉपिक पढ़ा था, प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से, या फिर किसी अल्फा पार्टिकल की, ठीक है, या फिर हम अल्फा पार्टिकल की भी बम्बार्डमेंट से ये काम कर सकते हैं। मतलब एक स्टेबल न्यूक्लियस को उस पर बम्बार्डमेंट करके हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, आप उसको अनस्टेबल कर सकते हैं। तो इसकी कोई भी एग्जांपल आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम जो है वो कार्बन की बात की थी, कार्बन हमने बात की थी कि C6 और 13, इसके ऊपर हमने बम्बार्डमेंट एक न्यूट्रॉन की करवाई थी। जब आप न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो ये कार्बन आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आपका यही कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आगे नाइट्रोजन में, ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है कि भाई ये आपका जो है कन्वर्शन जो है, इसकी वजह से क्या होगा कि आपका कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो गया एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में। शुरू में स्टेबल था, अब ये अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ, 18.4 की तरफ। 18.4 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द थ्री बेसिक रेडियो एक्टिव डेके प्रोसेसेस एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हमने डिस्कस किया था भाई। डेके वाला प्रोसेस का पेज मैं आपको बताता हूँ, बुक के पेज आपको इसका आंसर मिलने वाला है पेज नंबर 178 पर आपको कंप्लीट आंसर, जिसमें हमने अल्फा डेके, बीटा डेके और सारा वो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। वही क्वेश्चन आपको इस पेज पर इसका आंसर मिलने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं 18.5। 18.5 में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द अल्फा डेके प्रोसेस फॉर PA91-234, आइडेंटिफाई द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई इन दिस डेके। तो भाई ये भी आपको जो है मेरे नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि PA जो है हमें कितना दिया गया है, PA दिया गया है 91-234, ठीक है जी। इसको आपने क्या करना है कि भाई इसकी आगे कन्वर्शन हो रही है, इसका डेके होता है एक्टिनियम में, AC में, ठीक है, और इसमें हीलियम न्यूक्लियाई जो है वो खारिज होता है और प्लस इसमें एनर्जी खारिज होती है, ठीक है जी। तो एनर्जी जो है मैं ये मेंशन कर देता हूँ, बाकी आप इसको देख सकते हैं कि 91 से ये कन्वर्ट होता है एक्टिनियम 89, ठीक है, और 89 के साथ साथ 230, ठीक है, और हीलियम आपको पता है 24 होता है। तो आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास हासिल हो जाएगा, ये इक्वेशन आपके पास हासिल होती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है पेरेंटल कौन है, ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाइड है, दिस वन पेरेंटल होगा, और ये आपका डॉटर होगा, ठीक है जी। मैंने P से पेरेंट और D से डॉटर, बाकी सारा कुछ ये नोट्स के ऊपर आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 18.6। 18.6 में है, एक्सप्लेन वेदर द एटॉमिक नंबर कैन इंक्रीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर डेके, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो भाई 18.6 में आप जो है वो एक पेरेंट जो है वो वही कार्बन वाला जो हमने बनाया था 613 जो है, इससे आप साबित कर सकते हैं कि ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाइड है, ठीक है जी। यानी आपका हमने लास्ट में बात की थी, यहाँ Z होता है, यहाँ पर A होता है। तो जब आप इसको मतलब करवाते हैं, प्रोसेस होता है, तो आपके पास ये जो X है, Z में क्या होता है, Z जो है, Z में से आप कह सकते हैं -1, और आपके पास एटॉमिक नंबर A एज इट इज इसी तरह से रहता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से खारिज होता है, ठीक है जी, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये और प्लस इसके साथ आपको पता है एनर्जी भी रिलीज होती है। ये वाला प्रोसेस आप इसके साथ डिस्कस कर सकते हैं सारा, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन है जिसको बीटा डिके कहेंगे, ये भी सारा हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने यहाँ समझाने के लिए सारा बताया। 613 कार्बन वाला करें जो आपके फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी, 7, ठीक है, आपका
वो उसमें नाइट्रोजन में 713 में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ साथ जो है एनर्जी भी रिलीज उसी तरह से होती है। ये सारा आपका बीटा पार्टिकल जो है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होगा। ये सारा प्रोसेस आप जो नोट्स में भी आपको इसी तरह से मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इन बीटा डेके द पेरेंट न्यूक्लियोटाइड हैज इट्स प्रोटॉन नंबर जी इंक्रीज बाय 1, ठीक है। यहाँ से आपका पेरेंट जो आपका जी है वो 6 की बजाय एक उसमें इंक्रीज हो जाता है, वो 7 में कन्वर्ट हो जाता है, बट मैथ नंबर जो है वो आपका रिमेन सेम रहता है इसमें, ठीक है जी। ये था आपका भी क्वेश्चन नंबर 18.6। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इन सारे क्वेश्चंस के नोट्स की शक्ल में बने हुए जो मैं आपको समझा रहा हूं, सारी डिटेल वहां पर आपको मिल जाएगी नोट्स में। 18.7 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो भाई ये आपको कंप्लीट आंसर इसका मिलने वाला है। हमने ये सारा टॉपिक बड़ी डिटेल से पढ़ा था हाफ लाइफ का, पेज नंबर 180 और 181 पर आपको इसका आंसर कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएं 18.8। 18.8 आपका क्वेश्चन है, इज रेडियो एक्टिविटी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इलाबोरेट योर आंसर विद अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। ये नहीं पूछा गया है कि क्या आपका रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, सडन मतलब ये सारा सिलसिला चलता है। मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूं आपके लिए। रेडियो एक्टिव डिके इन्वॉल्व द स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एलिमेंट इनटू अदर, द ओनली वे दैट दिस कैन हैपन, ठीक है, is by changing the number of protons in the nucleus. There are number of ways that this can happen and when it does the atom is forever changed. वो जो atom already होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, फिर देयर इज नो गोइंग बैक। फॉर एग्जांपल व्हेन यूरेनियम 238 जो है वो आइसोटोप आपका जो है इनिशियली डेके करता है, प्रोड्यूस करता है, फिर किसमें थोरियम 234 में, फिर वो आगे डेके होकर Pa 234 में, फिर डेके कंटिन्यू रहता है अंटिल फाइनली आफ्टर टोटल 14 स्टेप्स वो PB206 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी सादा लफ्ज में बताने का मकसद यह है कि रेडियो एक्टिव स्पॉन्टेनियस होता है। एक एलिमेंट जो है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई, नेक्स्ट में वो आगे नेक्स्ट वाला भी अगर अनस्टेबल है तो वो फिर उससे नेक्स्ट में, फिर उससे नेक्स्ट में, ये प्रोसेस जो है वो जारी रहता है, ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं 18.9 की तरफ। 18.9 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज मेंट बाय बैकग्राउंड रेडिएशन एंड लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। ये भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था रेडिएशन, बैकग्राउंड रेडिएशन में, कि ये हमारी फिजा में ऑलरेडी मौजूद रहती हैं। रेडिएशन प्रेजेंट एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक है। एवरीवेयर इन रॉक्स में भी होती है, सॉइल में, वाटर में, ठीक है, एयर में, प्लांट्स में, ट्रेसेस ऑफ रेडियो एलिमेंट जो है वो मौजूद होते हैं उनकी वजह से। दिस नेचुरल रेडियो एक्टिव इज कॉल्ड द बैकग्राउंड रेडिएशंस। उनके सोर्सेज क्या हैं, हमारी कॉस्मिक रेस एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो एंटर होते हैं हमारी अर्थ में फ्रॉम द अपर एटमॉस्फेरिक अलोंग द सनलाइट। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, उनकी प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। वेस्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर में वहां से भी होती हैं। देयर आर मतलब नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो आइसोटोप्स इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम, plutonium and even some more radioisotopes of common elements like carbon, ठीक है, and iodine. All of these will contribute to background radiation. ये सारे हमारे background radiations में हिस्सा लेते हैं। ये भी सारा आपको नोट्स की शक्ल में आंसर मिलने वाला है, ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं 18.10 की तरफ। 18.10 में क्या क्वेश्चन है, 18.10 में पूछा गया है, डिस्क्राइब टू यूजेस ऑफ रेडियोआइसोटोप मेडिसिन इंडस्ट्री और रिसर्च। तो भाई मेडिसिन, इसके भी आपने यूजेस जो है पीछे हमने बड़ी डिटेल से टॉपिक जो है वो सारा पढ़ा था यूजेस ऑफ रेडियोआइसोटोप में, जिसमें आपने ट्रेसर्स वाला पढ़ा था टॉपिक, ठीक है, ट्रेसर्स है, मेडिसिन में इनका यूज है, ठीक है। इसके अलावा हमने कार्बन डेटिंग पढ़ा था। तो ये आप इनके यूजेज जो है वो वहां से दे सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने नोट्स में भी लिखे हुए हैं कि कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर ट्यूमर्स को खत्म करने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है। इसके अलावा आइसोटोप 132 आयोडीन डायग्नोस करता है ग्वाइटर को थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्री यूजेस में हम हमारे केमिकल रिएक्शन जो है रेडियो एलिमेंट्स की वजह से हमने ट्रेसेस की शक्ल में कार्बन 14, कार्बन जो CO2 लेवल करता है उसमें आपका कार्बन 14 जो है वो यूज हो रहा होता है, ठीक है, यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग और कंट्रोलिंग न्यूक्लियर रिएक्शन रिएक्टर, ठीक है, उसमें भी यूज किया जाता है। इसके अलावा यूरेनियम 235 जो है वो भी हमारा जो है वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की वजह से जो है ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें क्रिप्टॉन ये वो सारा प्रोसेस होता है, तो उसमें भी हमारा जो है यही अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम बॉयलर्स में, फिर स्टीम देन ड्राइव्स द टरबाइन जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी। ये सारा जो है यूज जो है हम इसमें कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तक प्रोड्यूस की जा रही है इसी प्रोसेस के तहत, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है 18.11। 18.11 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर टू कॉमन रेडिएशन हैजर्ड्स, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रिकॉशंस दैट आर टेकन
अगेंस्ट देम। यानी हमने पहले तो बतानी है कुछ हैजर्ड्स हैं जो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई वो आपकी स्किन को बर्न कर सकती हैं, सोर कर सकती हैं, रेडनेस पैदा कर सकती हैं, गैमा रेज स्पेशली इसमें हिस्सा लेती हैं, सोर कर देती हैं, रेडनेस कर देती हैं, स्किन को ब्लाइंडनेस पैदा होती है, कैटरेक्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है, इनफर्टिलिटी का भी बात हुई थी। तो प्रिकॉशंस में मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो है वो टर्म्स फोर्सर्स वगैरह यूज कर सकते हैं इसके लिए। उसके अलावा मैंने आपको बताया था ग्लव्स रबर के यूज होते हैं, वो पहन सकते हैं केयरफुली के लिए। फिर आप जो विजिट होते हैं रेगुलर आप विजिट करते हैं फ्रीक्वेंटली, उस पर कंट्रोल करें, वो कम करें, ठीक है। कंटेनर जो है वो लेड कंटेनर यूज करें, ये वो सारे लिखे हुए हैं बकायदा, मैंने नोट्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है 18.12, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कंप्लीट दिस न्यूक्लियर रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया गया है उसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। रिएक्शन आपके पास है जी यूरेनियम, देखिए जी हमारे पास जो दिया गया है वो यूरेनियम 92 235 है, इसको आपने आगे कंप्लीट करना है। यानी एक्स आपके पास 54 और 140 है, और इसके साथ साथ आपने स्ट्रॉन्शियम जो है वो आपने देखने के आपके पास जो है वो क्या बनेगा आपका 94, और उसके अलावा 54, और उसमें देखें 92 में से 54 अगर आप माइनस कर देते हैं तो क्या आता है 92 माइनस 54, तो ये आता है जी 87, ठीक है। यहाँ पर आप इसको 92 में से 54 माइनस करना है, सॉरी भाई 92 माइनस 54, आंसर आता है 38। तो यहाँ आपने 38, और इस तरह से आपने मजीद इसके आगे लिख देना है कि भाई कितने न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, वो एक दो न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, प्लस एनर्जी जो है इस रिएक्शन को आपने कंप्लीट करना है। नोट्स में ऑलरेडी ये भी मौजूद होगा। इसके बाद आगे चलते हैं 18.13 की तरफ। उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, न्यूक्लियर फ्यूजन reaction is more reliable and sustainable source of energy than nuclear fission chain reaction, justify this statement with plausible argument। देखें भाई इसका भी आंसर दिया गया कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है आपका यकीनन जो है वो ज्यादा रिलायबल होता है। उसकी वजह यह है कि उसमें जो है वो फिशन में चेन रिएक्शन की शक्ल में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसमें जो है वो दो मिलकर, और ये आपका फ्यूजन रिएक्शन जो है वो ज्यादा रिलायबल होता है। इसमें जो सन से भी जो हमें हीट और एनर्जी हासिल होती है इसी की वजह से हासिल होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन reaction is more reliable and sustainable source of energy than nuclear fission reaction. In case of fusion reaction, fusion reactors can not sustain a chain reaction, ये chain reaction की शक्ल में नहीं जाते जो कि आपके nuclear, so that never melt down like fission reactor। तो fusion reaction produces very less radioactive waste, or if the right atoms are chosen, no radioactive waste। in case of nuclear fission लार्ज रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो मौजूद होती है, उसमें जो वेस्ट भी है वो भी कम होगी इस शक्ल में। तो डिस्पोजेबल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। तो फॉर न्यूक्लियर पावर फ्यूजन इज द बेटर चॉइस। अगर आप फ्यूजन यूज करते हैं तो वो फिशन की निस्बत जो है वो ज्यादा बेहतर रहता है इसी वजह से। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और है 18.14। 18.14 क्वेश्चन में रीड आउट करता हूं। क्वेश्चन क्या है, अ नाइट्रोजन न्यूक्लाइड N716, ये भी भाई आपको नोट्स में मिल जाएगा लेकिन मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। ये इसका डेके हुआ है टू बिकम एन ऑक्सीजन न्यूक्लाइड बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ऑक्सीजन में 816 में, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां से रिमूव होगा, और इस तरह से ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट वो को जीरो होगा और एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ये आपने आपका क्वेश्चन बनता है 18.14, ठीक है जी। इसकी इक्वेशन बनानी थी वो हमने शो कर दी। इसके बाद 18.15 है क्वेश्चन, उसमें आपने बताना है डिटरमिन विच ऑफ दीज रेडियो एक्टिव डेके प्रोसेस और पॉसिबल। कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं, मैं लिख के आपको समझा देता हूं। उसमें आपने बताना है कि कौन कौन सा प्रोसेस पॉसिबल है कौन सा नहीं है। पहला प्रोसेस जो है वो देखिए वो क्या है, PO84 214, और PO ही यहां है, और उसके साथ देखिए क्या है 84 214 प्लस लिखा हुआ है He24। बताना यह है कि क्या ये डेके पॉसिबल है। देखिए यहां पर 84, यहां भी 84 है, और यहां से ये हीलियम कैसे खारिज, मतलब हीलियम यहां से आप देख सकते हैं, हीलियम यानी आपका जो प्रोटॉन है वो यहां से कैसे मतलब अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, और तो इसमें कोई चेंज ही नहीं है। 214 या तो ये 4 यहां से माइनस होता, 84 जो है यहां से 2 होता, यानी ये प्रोसेस आपका जो है वो आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल। उसके बाद बी में आ जाएं। बी दिया गया है डेके TH यानी थोरियम का 90 और 230, और ये कन्वर्ट हो रहा है रेडियम यानी RA
88 और ऊपर है जी 226 प्लस है यहां पर भी हीलियम He24। हम चेक कर लेते हैं, यहां 90 था, 90 में से 2 रिमूव हो गए, यानी हीलियम की शक्ल में 88 आएगा। यस, 230 उसमें से 4 226 और 4 मींस ये आपका जो है डेके वो पॉसिबल है। इसके बाद आ जाए सी पर। सी में दिया गया है Pa 91 91 है एटॉमिक नंबर और 233 एटॉमिक मास नंबर है, और यूरेनियम बनता है यहां से U92 और 233 जो है जिसका एटॉमिक मास नंबर है, प्लस यहां पर एक बीटा पार्टिकल जो -1 और 0। ठीक है जी। अब यहां पर देखें क्या करना है, आपने चेक करना है सिर्फ इसको। देखें 91 है और क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल, तो ये 92 हो जाएगा और 233 सेम रहता है। ये आपका प्रोसेस, डेके का प्रोसेस जो है ये भी पॉसिबल है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपका डी वाला। डी वाले में दिया गया है कार्बन 612 और कन्वर्ट हो रहा है ये नाइट्रोजन 714 में, और यहां भी एक बीटा पार्टिकल जो है वो साथ अमिट होता है। तो बताना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। देखिए कार्बन 6 था, ये तो समझ आ गई कि जब वो एक बीटा पार्टिकल रिमूव हुआ तो 7 हो गए एटॉमिक नंबर, लेकिन ये 12 से 14 कैसे हो गया? 12 से 14 ये नहीं हो सकता, ये 12 ही होना चाहिए था, मींस ये भी नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। ये था बेटा आपके 18.15 तक। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है उस पर हम बात करेंगे जी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका है, सबसे पहले हम देखते हैं वो है जी पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन 18.1। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस 18.1 क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर एन एलिमेंट टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एक्सप्लेन। आपने बताना है कि क्या किसी एलिमेंट के लिए पॉसिबल है कि उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हो। बिल्कुल है जी, ये आइसोटोप्स की शक्ल में होता है। ठीक है, मतलब जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हाइड्रोजन है 1H1, ठीक है, इसका एक आइसोटोप है, फिर 1H2 है, फिर 1H3 है, यानी आपका एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जो इसमें वो कन्वर्ट हो जाता है आइसोटोप की शक्ल में। एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मैसेज जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये इसके आंसर में आएगा। उसके बाद आ जाता है 18.2। क्वेश्चन पूछा गया है, विच न्यूक्लियर रिएक्शन वुड रिलीज मोर एनर्जी, द फिशन रिएक्शन और द फ्यूजन रिएक्शन। उसको एक्सप्लेन भी करना है भाई। आपका जो फ्यूजन रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन जो है वो आपका ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है जी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आप देखें तो फ्यूजन रिएक्शन में प्रोटॉन प्रोटॉन जो फ्यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा, जैसे 6.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और ये उससे अगर एक प्रोसेस हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर फिशन का इसी हवाले से, तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यानी फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। ठीक है, ये था 18.2। इसके बाद आ जाए 18.3 में। आपने बताना है विच हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर, अल्फा पार्टिकल और गैमा रे फोटोन। भाई सिंपल सी बात है कि आपके जो गैमा है, गैमा पार्टिकल जो होते हैं वो आपके ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। उसकी मतलब उनकी पेनिट्रेटिंग जो पावर होती है, पेनिट्रेटिंग पावर की बात हो रही है भाई, वो इनकी ज्यादा होती है गैमा रेस की अल्फा रेस से। क्यों? क्योंकि ये लाइटर पार्टिकल होते हैं जस्ट लाइक फोटॉन, और इसीलिए लाइटर पार्टिकल होने की वजह से इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बनिस्बत अल्फा की निस्बत ज्यादा होती है। ठीक है जी। उसके बाद एक और क्वेश्चन है 18.4। 18.4 में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आपने दोनों में डिफरेंस बता देखिए, जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है उस पर हमने बड़ी डिटेल से बात की थी कि जो आपके अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं 1 से 182 ये आपके स्टेबल हैं। इससे ऊपर यानी 82 से जिनका समझ लीजिए एटॉमिक मास नंबर ग्रेटर देन 82 है, 82 से ग्रेटर वाले जितने भी होते हैं वो आपके अनस्टेबल होते हैं। उनसे जो
रेडिएशंस अमिट होती हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा रेज की शक्ल में, वो आपका जो प्रोसेस होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, उस प्रोसेस को हम नेचर रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन जो आपके स्टेबल होते हैं 1 से 82 तक, इन पर हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की, ठीक है, या अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाते हैं और उससे हम लोग इनको अनस्टेबल करते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्योंकि खुद करते हैं, खुद हम लोग ये प्रोसेस करते हैं, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। नेचुरल जो रेडियो एक्टिविटी है ये खुद ब खुद वकूबुज़ीर होती है, स्पॉन्टेनियसली होती है, और उन एलिमेंट्स में होती है जैसे मैंने आपको बताया जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो मोर देन 82 होता है। लेस देन 82 जो है वो आपके स्टेबल होती हैं, और मोर देन 82 अनस्टेबल न्यूक्लियाई वाले होते हैं, इसलिए उनसे ये प्रोसेस होता है। और नीचे जो आपके 82 से लेस देन वाले हैं वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। उन स्टेबल को हम लोग खुद अनस्टेबल करने के लिए हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल्स के उन पर बम्बार्डमेंट करवाते हैं, जिससे वो जो हैं, जो वो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैं, वो आपके जो प्रोसेस इस अमल का कहलाता है, उसको इसीलिए हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18.5 की तरफ जाते हैं हम लोग। 18.5 में देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 18.5 क्वेश्चन है भाई, हाउ लॉन्ग वुड यू likely have to wait to watch any sample of radioactive atoms completely decay। देखिए जहां तक किसी एटम के completely decay की बात है, तो भाई देखिए हमने जैसे बात की कि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वो कोई हम लोग कोई प्रॉपर टाइम नहीं बता सकते, ये इनडेफिनेट टाइम होता है, ठीक है, सादा लफ्जों में। क्योंकि हर दफा जो एलिमेंट है उसका क्या होता है, वो हाफ, यानी उसकी हाफ लाइफ में हाफ कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जितने भी उसको टाइम लगता है वो हाफ का फिर हाफ होता है, 1/4 फिर होता है 1/8 एंड सो ऑन। लेकिन ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, यानी अनलिमिटेड टाइम है, इनडेफिनेट टाइम है सादा लफ्जों में, ठीक है, इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। 18.6 क्वेश्चन ये है कि विच टाइप ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी लीव्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस अनचेंज्ड। ये आपके भाई गैमा रे वाली, जो हमने गैमा रे डेके जो डिस्कस किया था, उसमें जो है ये प्रोसेस होता है। उसकी कोई एक एग्जांपल आप अगर देख लें, कोबाल्ट की ले लें चाहे 2760, तो क्या होता है कि भाई आपका कोबाल्ट जो है वो 2760 ही रहता है, उसके साथ यहाँ पर जो है वो गैमा रे जो है वो खारिज होती है, गैमा पार्टिकल्स, ठीक है। उसके साथ क्या होता है कि मजीद आपकी जो है वो एनर्जी जो है यहाँ से रिलीज होती है, और ये प्रोसेस इसी तरह से इसमें जो है मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पर, वो अनचेंज रहता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 18.7 की तरफ जाते हैं। 18.7 में देखिए क्या क्वेश्चन है, हाउ मच 1 ग्राम सैंपल ऑफ प्योर रेडियो एक्टिव मैटर वुड बी लेफ्ट आफ्टर 4 हाफ लाइफ। 4 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, देखिए 1 है अगर, तो 1 ग्राम से वो कितना रह जाएगा 1/2 फर्स्ट हाफ लाइफ में, सेकंड में कितना होगा 1/4, फिर थर्ड में 1/8, और उसके बाद 1/16। तो इस तरह से ये मतलब कन्वर्ट होता चला जाता है, तो लास्ट में आपका जो आंसर आएगा वो 1/16 ग्राम इसका आंसर होगा। इसको ये भी आपको प्रॉपर नोट्स में मिल जाएगा, मैंने सिर्फ समझा दिया आपको। 18.8 में जाएं तो ट्राइटियम 1H3 दिया गया है हमारे पास, 1H3। वो कह रहे हैं कि भाई रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इट डेकेज बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन मीट करता है तो व्हाट इज द डॉटर न्यूक्लियाई, इसका डॉटर न्यूक्लियाई क्या होगा, यानी ये क्या कर रहा है, अगर एक ये इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, यहाँ से ये नंबर बढ़ जाएगा इसका, ठीक है, 2H3 हो जाएगा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर ये करता है तो ये बीटा वाला हमारा प्रोसेस होगा, ठीक है, -1 और 0। तो ये यहाँ पर जो हमारा 1H3 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H3 में, हीलियम का हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और पहले हाइड्रोजन का था आइसोटोप, अब ये हीलियम के आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से 18.9 में आ जाएं, उसमें क्या दिया गया है, व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोजन एटम कैन बी obtained फ्रॉम इट्स न्यूक्लियाइड N714, और दूसरा कौन सा दिया गया है आपका N716। तो भाई क्या आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, यहां से पता चलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में सादा लफ्जों में लिख रहा हूँ वो कितने, 7 है, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं भाई, यहाँ पर देखें न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 14 में से 7 माइनस करें तो न्यूट्रॉन भी यहाँ पर क्या है, वो भी 7 है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी 7 हो गए। लेकिन अगर हम यहाँ इसकी बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 7 है, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 16 में से 7 माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन्स यहाँ पर जो हैं वो 9 है। ये दोनों में फर्क होगा, ये हमें बताती हैं, ये दोनों नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तो ये था भाई आज के लिए, सादा लफ्जों में सिर्फ इतना बता सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स दोनों में सेम हो गए, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं N716 में 2 इंक्रीज कर जाते हैं। तो इस तरह से भाई ये इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन सारे खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसका जो है वो ब्लॉक क्वेश्चंस और एक इसके न्यूमेरिकल्स रहते हैं उस पर बात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।